छोड़ दो, चालू करिए। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम जो पढ़ रहे थे या हमारा जो चल रहा था उसमें अपन व्यक्तित्व के प्रकार जो है अपन पढ़ रहे थे, और व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत तीन चार बातें जो है अपन क्लियर कर चुके थे, कई प्रकार पढ़ चुके थे। आज की क्लास में तो नहीं होंगे खत्म, लेकिन कल की क्लास तक आपके व्यक्तित्व के प्रकार लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। फिर व्यक्तित्व की विधियां अपन को पढ़नी नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन वाले टॉपिक में अपन पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे पढ़नी है, और बाकी सारी चीजें जो है मैं आपके इसके साथ साथ में क्लियर करवा दूंगा। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को लेकर के तैयार कीजिएगा कि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो भी किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, व्यक्तित्व की बात करने वाले। और आज जो मैं आपको प्रकार पढ़ा रहा हूं, या आज जो मैं आपको व्यक्तित्व के टाइप्स पढ़ा रहा हूं, वो व्यक्तित्व के प्रकार, वो व्यक्तित्व के टाइप्स बाकी सभी की तुलना में बड़े खतरनाक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था कार्ल जूंग। क्या नाम था मेरे दोस्तों? एक विद्वान हुआ था, उसका नाम था कार्ल जूंग, या इसको युंग के नाम से भी हम जानते हैं। इस व्यक्ति ने व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। कौन सा वर्गीकरण किया है मेरे दोस्तों? तो क्या बताओगे? व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विद्वान कौन था? तो व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था कार्ल जूंग। सबसे अच्छा आप यूं कह सकते हो व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है। इन्होंने जो आधार रखा है, जैसे अपन ने सेल्डन को पढ़ा, जैसे अपन ने क्रेशमर को पढ़ा, तो सेल्डन और क्रेशमर के अंदर क्या था कि इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो शारीरिक दशा के आधार पर किया है। कार्ल जूंग ने जो आपके वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है क्या किया है मेरे दोस्तों, इसका वर्गीकरण किया है। और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण करते समय इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स। किताब का क्या नाम है? क्योंकि इन्होंने जो मनोवैज्ञान जो वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण का नाम भी यही था, तो इन्होंने जो किताब थी उसकी इनकी किताब का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स, पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिकल टाइप्स। किताब का क्या नाम है? साइकोलॉजिकल टाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकारों की व्याख्या की। हालांकि बाद में जाकर के इनके इस सिद्धांत का, कार्ल युंग का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ था, बड़ी जो है इनको समस्याएं झेलनी पड़ी थी, और आगे जाकर के उनके व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं इनके अंदर उनको बहुत कुछ बदलाव करना पड़ा। लेकिन उससे पहले अपन बदलाव बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस किताब के अंतर्गत जो इन्होंने व्याख्याएं की वो केवल कितने भागों के अंदर की है? तो याद रखिएगा, दो भागों के अंदर की है। यानी कि व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। और इस वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इस वर्गीकरण को मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अब अपन आइए कि बात करते हैं कि वो दो प्रकार कौन से थे जिन्होंने इनका वर्गीकरण किया है। देखिएगा, अपन यहां पे बीच में एक एरो लाइन खींच लेते हैं, जिससे अपन को थोड़ा सा क्या रहेगा, आइडिया रहेगा, है ना। एक लाइन जो है अपन खींच लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ताकि अंतर जो है बड़ा स्पष्ट हो पाएगा। देखिएगा, दो प्रकार बताएं। एक प्रकार का नाम है मेरे दोस्तों अंतर्मुखी बालक, यानी कि एक व्यक्तित्व जो बताया उसका नाम क्या है? अंतर्मुखी। और दूसरा व्यक्तित्व जो बताया है उसका क्या नाम है? बहिर्मुखी। व्यक्तित्व के दो प्रकारों की व्याख्या यहां पे जुंग द्वारा की जाती है। एक का नाम है अंतर्मुखी बालक और दूसरे का नाम है बहिर्मुखी। बड़ा अच्छा वर्गीकरण है, और कई बार जो है यहां से प्रश्न पूछा गया है। आगे भी संभावना बनती है कि यहां से जो है आपके प्रश्न निकल करके आएंगे आएंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों अंतर्मुखी बालक की बात करते हैं, और साथ साथ में बहिर्मुखी बालक। इन दोनों के अंतर भी हमें पता होना चाहिए, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। और आज की क्लास के माध्यम से अपन ये साबित करेंगे कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। क्या हम अंतर्मुखी श्रेणी में आते हैं, क्या अपन बहिर्मुखी श्रेणी में आते हैं? अंतर्मुखी बालकों की और बहिर्मुखी बालकों की एक सिंपल व्याख्या मैं आपको पहले कर देता हूं, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो, अंतर्मुखी बालक बड़े, आप यूं कह सकते हो कि संकोची स्वभाव के होते हैं, न ज्यादा किसी से बातचीत करते, न ज्यादा किसी से बोलते, न इनको कहीं ज्यादा आना जाना पसंद है, न कहीं लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद है। अंदर ही अंदर जिंदगी जीने वाले लोगों को अपन अंतर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुखी मतलब एक खुला व्यक्तित्व,
है ना, जो न बोलने की चिंता, खुल करके बोलते हैं, खुल कर के रहते हैं, जो कुछ भी होता है खुली किताब की तरह रहते हैं। यानी कि अंतर्मुखी बालक एक छुपे रुस्तम है, जिनके अंदर के टैलेंट, जिनके स्किल्स, है ना, जिनके बिहेवियर को पहचाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन बहिर्मुखी लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं कि आप उनको बड़ी आसानी से किसी भी तरीके से उन चीजों को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये एक सिंपल सा एक व्याख्या हो जाएगा कि अंतर्मुखी बालक एक संकोची टाइप के बालक होते हैं, अंदर ही अंदर अपने जीवन, इंटरनल लाइफ जीने वाले लोग होते हैं ना, अंदर ही अंदर बस जो अंदर की चीजें हैं उनके आधार पर। और बहिर्मुखी बालक एक खुली जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, भरपूर मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त भी हमें कई सारे अंतर का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक अंतर को अपन बड़ी डिटेल्स के साथ में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज की व्याख्या जो है अपन बड़े स्पष्ट रूप से यहां पे करते जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों कि आपके जो अंतर्मुखी बालक और बहिर्मुखी बालक की बात करें तो जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं उनके अंदर एक गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता का मतलब उनका केंद्र स्वयं होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। उनका केंद्र, कोई भी काम करना है वो खुद करेंगे, खुद से होगा तो करेंगे, किसी के भरोसे नहीं चलते हैं। लेकिन बहिर्मुखी बालक पर केंद्रित होते हैं, ये अपने आप पे तो थोड़ा बहुत करते हैं, दूसरों के ऊपर भरोसा ज्यादा करते हैं। ऐसे बालकों को अपन क्या कहते हैं कि इन बालकों के अंदर जो गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पर केंद्रिता कहते हैं। जैसे देखिएगा, आत्मकेंद्रिता का मतलब कोई बालक अंतर्मुखी बालक है और वो परीक्षा के कमरे में जाएगा तो वो क्या करेगा, रात भर पढ़ेगा, याद करेगा, फुल मेहनत करके क्लास में जाकर के बैठेगा, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करता है, उसको ये पता है कि मेरा एग्जाम है, मुझे सब आना चाहिए। बहिर्मुखी बालक क्या करेंगे, घर पे घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर ठीक है अपने आगे वो बैठ रहा है उसको पूछ लेंगे, पीछे वो बैठ रहा है पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, उसको बताएंगे वो बता देगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और सो जाते हैं। यानी कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, अपने ऊपर नहीं। आत्मकेंद्रिता का गुण, क्योंकि अंतर्मुखी बालक दूसरों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते। अंतर्मुखी बालक और बहिर्मुखी बालक दोनों बालकों को आप टूर में लेकर के जाओगे ना, तो अंतर्मुखी बालक अपने सारे सामान साथ लेकर के जाएगा, यानी कि ब्रश भी साथ में लेकर जाएगा, पेस्ट भी साथ में लेकर जाएगा। बहिर्मुखी बालक क्या करेगा, खाली ब्रश लेकर के जाएगा, उसको पता पेस्ट तो किसी से भी मांग लेंगे। वो दूसरों के ऊपर क्या करता है, थोड़ा भरोसा करता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अंतर्मुखी बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके आत्मकेंद्रित। कौन सा गुण पाया जाएगा मेरे दोस्तों, इनके अंदर जो पाया जाता है वो आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है। और ये बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, पर केंद्रित, या अपन कह सकते हैं दूसरों पर निर्भर, है ना, दूसरों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा जो है वो क्या करते हैं मेरे दोस्तों, अधिक करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पर केंद्रित होते हैं, या इनको अपन क्या कह सकते हैं, दूसरों के ऊपर भरोसा करने वाला। अब आत्मकेंद्रित बालकों के ऊपर आप एक चीज चलोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आत्मकेंद्रित बालक है या अंतर्मुखी बालक है, वो अपने खुद के साथ रहना चाह रहा है, दूसरों के साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरों के साथ में कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। इसी कारण से हम देखते हैं कि जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं उनके मित्र बड़े कम होते हैं, लेकिन बहिर्मुखी बालकों के मित्र बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही खुला है, मिलनसार है, सबके साथ रहना चाहते हैं, वो सबके सब ना फटाफट सबको अपना बना लेते हैं, किसी प्रकार का उनके अंदर संकोच नहीं है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि बहिर्मुखी बालक जितने भी होते हैं उनके पास में क्या होता है मेरे दोस्तों, उनके पास में मित्रता की संख्या ज्यादा होती है, और अंतर्मुखी बालक जितने भी होते हैं उनके पास में जो मित्र होते हैं वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों, बड़े कम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके अंदर मित्र कम पाए जाते हैं। तो आपको ये भी एक अंतर याद रख सकते हो कि जितने भी अंतर्मुखी बालक होंगे उनके मित्र क्या होंगे मेरे दोस्तों, कम, और जितने बहिर्मुखी बालक होंगे उसके मित्र क्या होंगे, अधिक। देखो, मित्र का कम होना एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। यदि आपके पास दोस्तों की संख्याएं कम है तो इसका एक प्लस पॉइंट यह है कि हम लक्ष्य की तरफ उन्मुख ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने पास दोस्तों की संख्याएं ज्यादा हैं तो हमारे पास प्रसन्नता का विषय बहुत ज्यादा रहता है, हम खुश बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज शेयर करने के लिए, कोई चीज बांटने के लिए बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यही कारण है कि बहिर्मुखी बालकों के पास दोस्तों की संख्या ज्यादा होने के कारण इनका शैक्षणिक स्तर बड़ा सामान्य होता है, और अंतर्मुखी बालक सामान्य तो पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े प्रतिभाशाली होते। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में विकल्प ज्यादा नहीं होते, ये खुद के साथ में रहना चाहते हैं, ये अपने खुद के साथ में काम करना चाहते हैं। इसीलिए आप कभी कभी इनके अंदर देखोगे कि ये जितने भी बालक होते हैं इनके पढ़ने का जो बात करोगे वो इनके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, इनकी शैक्षणिक उपलब्धि जो होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, अधिक होती है। जबकि बहिर्मुखी बालकों की जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों,
कम होती है। कम होने के पीछे मित्रता का कारण है और कोई खास कारण नहीं है। इसीलिए दोस्त जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक कम होने चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के बाद अधिक होने चाहिए, है ना। कोचिंगों के ऊपर भी करते हैं, एक आध दोस्त है तो चाय, कोई दोस्त नहीं है तो चाय की थड़ी पे गए, चाय पी और वापस आकर के पढ़ने बैठेंगे। 5 दोस्त होंगे उनके साथ में जाएंगे, 5 मिनट की सबकी कहानी सुनेंगे तो भी 25 मिनट लग जाएंगे और 25 मिनट बाद घर आएंगे, तो अपना कम से कम 20 मिनट का टाइम वेस्ट हुआ। तो इसीलिए जो अंतर्मुखी बालक होते हैं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि क्या होती है? अधिक। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इन बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि क्या होती है मेरे दोस्तों? अधिक। शैक्षणिक उपलब्धि अधिक, उपलब्धि अच्छी होती है, अच्छी होती है। और इन बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि कैसी होती है? इन बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य होती है। शैक्षणिक उपलब्धि क्या होती है मेरे दोस्तों? सामान्य, न ज्यादा खराब होती है और न ही ज्यादा क्या होती है? अच्छी होती है। बेसिक टाइप के लोग होते हैं, बहिर्मुखी। ये आपको एक अंतर इनके संदर्भ में क्या रख सकते हो आप? एक याद रख सकते हो, आपको ये ध्यान रहे। अब एक और ध्यान भी रखना, इस अंतर से आपको एक अंतर और भी अपने आप पता चलेगा। जितने भी अंतर्मुखी बालक हैं उनके पास मित्रों की संख्या क्या है? कम। दोस्तों की संख्या उनके पास में क्या है? कम। अब इनके पास दोस्तों की संख्या कम है तो इनके पास में ग्रुप भी नहीं है, तो इनके पास में कोई समूह नहीं है। तो ये क्या करते हैं? बालक एकांत में रहना पसंद करते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बस हम अकेले ठीक है। अंतर्मुखी बालक वो ज्यादा ग्रुप चाहते ही नहीं है, शांत बैठा रहे बस। लेकिन बहिर्मुखी जो बालक होते हैं उनको हमेशा ग्रुप चाहिए, वो हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं, उनको एकांत पसंद ही नहीं है। उनके तो आसपास में 2-4 लोग होने चाहिए, है ना। तब क्योंकि बहिर्मुखी बालक बोलने में बड़े बड़बोले होते हैं ना, बड़े फटाफट से जो है उनको बोलना पसंद होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहिर्मुखी बालक जितने भी होते हैं वो ग्रुप में रहेंगे, अंतर्मुखी बालक हमेशा अकेला रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो पढ़ने में बड़ा होशियार बच्चा होता है वो क्लास में बड़ा शांत होता है ना। जो बड़े सामान्य होते हैं वो बोलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो ज्ञान हमेशा गंभीर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ज्ञान हमेशा गंभीर होता है। यदि आपके पास में किसी विषय का ज्ञान है, आप किसी विषय की जानकारी रखते हो, तो आप बड़े शांत रहोगे उस विषय के बारे में। लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप ज्यादा उसके बारे में बताने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ज्ञान हमेशा शांत होता है, वो तब बताया जाता है जब कोई पूछा जाए, जब उसकी आवश्यकता हो। हर कहीं पर भी वो शुरू नहीं हो जाते। तो इसीलिए ये बच्चे जो होते हैं वो बड़े एकांत प्रिय होते हैं। ये बच्चे कैसे होते हैं दोस्तों? एकांतवासी या एकांत प्रिय, आप इनको कह सकते हो कि ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो बालक हैं वो किस में रहना पसंद करते हैं? तो ध्यान रखना, ये बालक होते हैं आपके समूहवासी। ये हमेशा आपके एक ग्रुप में रहना क्या करेंगे मेरे दोस्तों? पसंद करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अंतर अपन और निकालते हैं। देखिएगा ये अंतर बड़े खतरनाक है ना, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक अंतर है, सामान्य अंतर नहीं है। ये जो अंतर बता रखे हैं आपके वो कौन से अंतर है? मनोवैज्ञानिक अंतर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक अंतर पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अपन ये बात करें कि अंतर्मुखी बालक जो होते ना वो समाज से थोड़े निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि देखो इनको दोस्त नहीं पसंद, इनको अकेला रहना पसंद, इनको ज्यादा बातें करना नहीं पसंद। तो इसका मतलब ये बच्चे ज्यादा सोशल नहीं होते, उनको समाज में ज्यादा रहना पसंद नहीं है। तो यानी कि सामाजिक रूप से ये बच्चे थोड़े से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जितने भी बहिर्मुखी बालक होते हैं वो सामाजिक रूप से बड़े सक्रिय होते हैं। लोगों के साथ उठना बैठना, मिलनसार, है ना, उनसे साथ में बातचीत करना, ये उनको थोड़ा सा क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि अंतर्मुखी बालक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? कम सामाजिक होते हैं। उनको असामाजिक नहीं कह सकते, वो समाज से दूर नहीं है, समाज के तो साथ में है लेकिन एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। तो अपन इसको क्या कहेंगे कि अपने जितने भी अंतर्मुखी बालक होंगे वो क्या होंगे दोस्तों? कम सामाजिक होते हैं, कम सामाजिक होते हैं। और ये आपके अधिक सामाजिक होते हैं, इनको समाज में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। अंतर्मुखी बालक उन्हीं की शादी में जाएगा जहां पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जाए बगैर रह ही नहीं जा सकता। और बहिर्मुखी बालक दूर दूर तक भी कुछ नहीं लगता होगा फिर भी उसकी शादी में चला जाएगा कि जाना है ना, क्योंकि ये उनका स्वभाव है ना। ये अंतर्मुखी बालक क्यों नहीं जाते? तो ये भी उनका क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? स्वभाव कहलाएगा। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं उनके पास प्रत्येक विषय के ज्ञान का विस्तार होता है, क्योंकि ये पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी पढ़ने की क्षमताएं सामान्य बालकों से अधिक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके अंतर्मुखी बालक होंगे वो पढ़ने में अधिक होते, तो इसका मतलब उनके पास में नॉलेज भी क्या होगा? अधिक होगा। और बहिर्मुखी बालक पढ़ने में थोड़े से क्या होते? कमजोर होते, तो उनका नॉलेज भी थोड़ा सा क्या होगा? कमजोर। तो अपन कह सकते हैं कि इनके पास ज्ञान का विस्तार होता है,
है ना, इसीलिए ये चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है मेरे दोस्तों, इनके पास केवल सीमित ज्ञान होता है, हर विषय के बारे में एक बेसिक जानकारी होती है, इससे अतिरिक्त ये नहीं जानते। ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंतर्मुखी बालकों की एक और खास बात है कि इनके अंदर कोई भी विचार आते हैं, कोई भी इमोशंस आते हैं, किसी भी प्रकार का चिंतन आता है, तो ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने विचारों को लिख करके प्रस्तुत करें। यानी कि अंतर्मुखी बालक हमेशा लिखना चाहता है, ये लेखक बनते हैं आगे जा करके, है ना, ये उपन्यास लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं। लेकिन बहिर्मुखी बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो लिखना कम पसंद करते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ज्यादा पसंद करते हैं। अभिव्यक्ति भी कैसे, बोलकर। बहिर्मुखी बालक अपने विचारों को बोल करके बताना चाहते हैं, जबकि अंतर्मुखी बालक जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, लिख करके बताना चाहते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि कवि जो होता है उसको अपन बहिर्मुखी की श्रेणी में गिनते हैं और लेखक जो होता है उसको अपन अंतर्मुखी की श्रेणी में गिनते हैं, क्योंकि जो लिख करके विचार दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो अंतर्मुखी है, और जो बोल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है मतलब वो कौन सा कहलाएगा, आपके बहिर्मुखी कहलाएगा। तो एक बड़ा अंतर अपन यहां पे ये निकाला जा सकता है इनके अंदर से, कि अपन ये समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में अंतर्मुखी बालक होते हैं वो अपने विचार लिखकर प्रस्तुत करते हैं। विचार क्या होता है दोस्तों, लिखकर प्रस्तुत करते हैं, है ना, विचार लेखक प्रिय होते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे बहिर्मुखी बालक होंगे वो अपने विचार बोल करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, विचार बोलकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी कि अपने विचारों को हमेशा क्या करना चाहते हैं, बोल करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब आपको एक और ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्यों अंतर्मुखी बालक जो है अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना चाहता है और क्यों बहिर्मुखी बालक अपने विचारों को बोल करके प्रस्तुत करना चाहता है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। और बड़ा रीजन में सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण यह कि जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं ना, वो मितभाषी होते हैं। मितभाषी का मतलब वहां बोलना जहां उनको आवश्यकता हो। लेकिन जितने भी बहिर्मुखी बालक होते हैं वो वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं। वाचाल प्रवृत्ति का मतलब जहां इच्छा हुई खोल करके बता दिया, है ना, किसी ने कुछ नहीं पूछा फिर भी बोल दिया, इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो आपके अंतर्मुखी बालक मितभाषी होने के कारण अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करते हैं, जबकि बहिर्मुखी बालक अपने विचारों को बोल करके इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो वाचाल प्रवृत्ति होती है ना, खुल करके बोलने वाली जो है उनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एक बड़ा अंतर अपन यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि अंतर्मुखी बालक मितभाषी होते हैं और बहिर्मुखी बालक वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्यों ना इस अंतर को भी अपन लिख देते हैं। क्या अंतर हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा कि ये बालक कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, तो ये बालक होते हैं आपके मितभाषी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, मितभाषी होते हैं। और ये बालक जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, आपके वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं। भाई कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, तो ध्यान रखना, ये बालक जो होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, आपके वाचाल प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इस प्रवृत्ति के साथ अपन जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ अंतर और बढ़ते जाएंगे। हमें बहुत सारे अंतर्मुखी बालकों में भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ चीजें हमें बहिर्मुखी बालकों की भी अच्छी लग रही है। लेकिन भले ही अंतर्मुखी बालकों के पास ज्ञान ज्यादा हो, उनके पढ़ने की क्षमताएं ज्यादा हो, उनके ज्ञान का विस्तार ज्यादा हो, उनके चिंतन करने की शक्ति ज्यादा हो, लेकिन अंतर्मुखी बालकों में एक सबसे खराब गुण पाया जाता है, वो है निराशावादी। ये लोग बड़े जल्दी हताश हो जाते हैं कि कोई चीज इनको प्राप्त नहीं हो रही है तो बड़े होंगे, ऐसा कैसे हो गया वगैरह वगैरह करके। लेकिन बहिर्मुखी बालक हमेशा आशावादी होते हैं, इनको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता। आप कभी भी ये देखिएगा, पढ़ने में जो सामान्य बालक होते हैं उनको रिजल्ट्स आने पर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, वो किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेते, जो होना होगा होगा, जो नहीं होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में ये बड़ी दिक्कत है कि जिस दिन रिजल्ट्स आता है उसके एक दिन पहले उनको नींद तक नहीं आती है, क्योंकि उनको बड़ी भयानक चीज है, उनके अंदर निराशा बहुत ज्यादा है, कोई मेरे से आगे नहीं आ जाए, कहीं मेरी पहली रैंक आ रही है कि नहीं आ रही, मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहिर्मुखी बालक
चलेगा, पास हो जाएंगे तब भी चलेगा, नहीं होगा तो एक साल और इस क्लास में पढ़ लेंगे, अगले साल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, मस्त रहना है ना, इसीलिए ये अंतर्मुखी बालक दुबले पतले से है ना ऐसे होते हैं, और बहिर्मुखी बालक बढ़िया एकदम व्यवस्थित, क्योंकि आनंद में रहते हैं, इनको ज्यादा किसी चीज की पड़ी नहीं है, जो होना है हो जाएगा। अंतर्मुखी बालक हर एक चीज को गंभीरता से सोचते हैं। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि अंतर्मुखी बालक अकेला है, बहिर्मुखी बालकों के पास में एक झुंड है ना, उनके पास में कोई भी समस्या है झुंड में ले जाकर के छोड़ता है तो सारे लोग अरे कुछ नहीं है यूं करके ना एक बार उसको शांत कर देते हैं। और अंतर्मुखी बालक हर समस्या के ऊपर चिंतन करने बैठ जाता है। इसकी वजह से जो है उनके अंदर एक अवसाद, एक प्रकार का टेंशन बहिर्मुखी बालकों की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अंतर्मुखी बालक जितने भी होंगे वो सामान्यतः कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, ये लोग होते हैं निराशावादी। और अपने बहिर्मुखी बालक कैसे होते हैं तो ध्यान रखना, बहिर्मुखी बालक होते हैं आशावादी। ये जीवन को कभी समाप्त नहीं करना चाहते हैं, ये हर बार जीवन के बारे में कुछ न कुछ एक नई रहना चाहते हैं। ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। निराशा इनके, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं वो मनोविनोदी कम होते हैं। मनोविनोदी मतलब हास्य स्वभाव वाले, है ना, वो कम हंसते हैं। जब जरूरत पड़ती है, भारी से भारी मजाक हो रही होगी तो हल्की सी स्माइल करके बंद कर देंगे, ये अंतर्मुखी बालक है। बहिर्मुखी बालक छोटी सी मजाक होगी तो पूरा क्या करेंगे, खुल करके हंसेंगे। तो बहिर्मुखी बालक बड़े हास्य स्वभाव वाले होते हैं, बड़े मनोविनोदी होते हैं, लेकिन इनके अंदर निराशा ज्यादा पाई जाती है। ये लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं उनके अंदर ये गुण पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ये बालक मनोविनोदी कम होते हैं। तो अपन एक अंतर और भी लिख देते हैं कि जितने भी आपके अंतर्मुखी बालक होंगे वो मनोविनोदी कम होंगे, कम मनोविनोदी। और ये क्या होते हैं दोस्तों, इनके अंदर मनोविनोद या हास्य का भाव जो है, इनके अंदर मनोविनोद अधिक, हास्य का भाव इनके अंदर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये भी आप एक बड़ा अंतर इनके साथ में यंत्र रख सकते हो, ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अंतर्मुखी बालकों की एक खास बात है कि इनका अधिकांश इंटरेस्ट जो होता है वो साहित्यिक कार्यों की तरफ होता है। साहित्यिक कार्यों की मतलब रचनात्मक कार्यों की तरफ, कुछ अच्छा किया जाए, कुछ लिखा जाए, कुछ साहित्य की तरफ इनका रुझान, कुछ पढ़ा जाए, इनको लिखना पढ़ना दो ही काम सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन बहिर्मुखी बालकों की खास बात है, इनको सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों में इनकी रुचि ज्यादा होती है। यानी कि आप ये देखते हो कि इनका अधिकांश इंटरेस्ट जो आपको नजर आता है अंतर्मुखी बालकों का, वो लेखन कार्यों में या पढ़ने जैसे कार्यों में आपको नजर आएगा। लेकिन जितने भी बहिर्मुखी बालक होंगे वो जो आपको नजर आएंगे वो किससे नजर आएंगे, तो जितने भी बहिर्मुखी बालक होंगे वो आपको नजर आते हैं, अधिकांश बालकों को आप देखोगे तो उनको राजनीतिक टाइप के कार्य करना या सामाजिक टाइप के कार्य करना, समूह में रहना, लीडर बनना, इस टाइप के कार्य इनको ज्यादा पसंद होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनकी रुचि साहित्यिक कार्यों में अधिक होती है। क्या कह सकते हैं, इनकी रुचि साहित्यिक कार्यों में अधिक, साहित्यिक कार्यों में अधिक, इनकी साहित्यिक कार्यों में रुचि अधिक। और इनके बारे में क्या लिखोगे, इनकी राजनीतिक कार्यों में रुचि अधिक, इनकी राजनीतिक कार्यों में रुचि क्या रहती है, अधिक रहती है। या सामाजिक कार्यों में रुचि अधिक रहती है, समाज के है ना, संगठन के सदस्य वगैरह बनना या काम वगैरह करना, इस टाइप की चीजें जो होती है इनको क्या होती है दोस्तों, थोड़ी ज्यादा पसंद होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अंतर्मुखी बालक जो होते हैं ना वो बड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, मतलब अंतिम सीमा, इनको कुछ भी पूछ लो तभी ये शर्मा जाते हैं। ये बड़े जो है कल भी अपन ने इसके बारे में बात की थी कि अंतर्मुखी बालकों को जो है शर्म जो है वो थोड़ी सी क्या आती है, ज्यादा आती है। लेकिन बहिर्मुखी बालक बेशर्म नहीं होते ना, ये थोड़े कम शर्मीले होते हैं। ऐसा नहीं कि ये शर्मीले होते हैं तो उनको अपन बेशर्म लिख दें, नहीं, ये अधिक शर्मीले होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके कम शर्मीले होते हैं। उनको शर्म जिस जगह पर आती है बस उसी जगह पे करनी होती है। अंतर्मुखी बालक को क्या होता है कि हर जगह पर शर्म करनी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो शर्मीला स्वभाव है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, अधिक। इनका शर्मीला स्वभाव क्या होता है, अधिक। और इनके क्या होते हैं मेरे दोस्तों, तो बहिर्मुखी बालक आपके कम शर्मीले होते हैं। शर्म तो इनके भी आती है लेकिन इनको कम आती है, जहां पे जरूरत है वहां पे आ जाएगी, जहां पे नहीं करना है वो क्या होगी मेरे दोस्तों, कम होगी। ये भी ध्यान रखना।
अंतर्मुखी बालकों का एक और माइनस पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि ये हर जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाते, समायोजन नहीं कर पाते। अब मैं आपसे कहूं कि समायोजन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो आत्म केंद्रित होते, खुद के साथ रहना इनको पसंद है, दोस्त बनाने इनको पसंद नहीं है, ग्रुप में रहना इनको पसंद नहीं है, सामाजिक रूप से ये सक्रिय नहीं होते। तो जब जो लोग समाज में नहीं रहना चाहता, जो दोस्त के साथ नहीं रहना चाहता, जो स्वयं के साथ केवल आत्म केंद्रित है, ऐसा लोग दूसरी जगह पर एडजस्ट कैसे होगा। तो इनके अंदर एक समायोजन की जो है थोड़ी सी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लेकिन बहिर्मुखी बालक हर जगह पर एडजस्ट हो जाते, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर के इनको पटक दो, ये कभी भी ये नहीं सोचते कि यह जगह मेरी नहीं है या नहीं है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या यहां से मुझे जाना चाहिए। इस प्रकार के सवाल जो है आपको कभी भी इन बालकों के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक अंतर अपन और लिख सकते हैं, इनमें समायोजन का अभाव होता है, एडजस्टमेंट का ज्यादा पावर नहीं होता, समायोजन का क्या होता है मेरे दोस्तों, अभाव होता है। और इनके अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, समायोजन की शक्ति अधिक होती है। समायोजन की शक्ति क्या होती है मेरे दोस्तों, अधिक होती है। यह भी एक बड़ा अंतर आप इनके अंदर क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ये सारे अंतर आपको याद रखने, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत पूछते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी बालकों को लेकर के, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनके अंदर ये ज्यादा होती है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। फिर अपन को बात करते दोस्तों आगे जाकर के कि ये जितने भी आपके अंतर्मुखी बालक होते हैं, इनकी अधिकांश जो रुचि होती है वो किस में होती है, लेखन कार्यों में। ये अपन ने अभी लिख भी दिया है ना, लेखन कार्यों में, किताबों को पढ़ने में, इस टाइप के कामों में इनका इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। और आपके बहिर्मुखी बालक होते हैं, इनका इंटरेस्ट किस में होता है, राजनीतिक कार्यों में, व्यवसायिक कार्यों में, बिजनेसमैन बनना इनको है ना। ये लोग आगे भविष्य में जाकर के दार्शनिक, वैज्ञानिक, इस टाइप के लोग बनते हैं ना। जितने भी आपके दार्शनिक, वैज्ञानिक लोग होते हैं बड़े अंतर्मुखी होते हैं, दार्शनिक, वैज्ञानिक, क्योंकि ये लोग खोज करते हैं, और जो लोग खोज करते हैं वो हमेशा शांत होते हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये लोग क्या बनते हैं आगे जाकर के, ये लोग आगे जाकर के व्यवसायी बन जाते हैं, है ना। इस प्रकार की चीज आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अंतर्मुखी बालकों के पास जितनी भी सूचनाएं होती हैं, उनके पास में जितना भी ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान प्रमाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने खोजा है, उन्होंने खुद ने पढ़ा है। इसलिए इनके पास में जितनी भी जानकारी है लगभग ऑथेंटिक जानकारी है, सारी की सारी प्रमाणिक जानकारी है। लेकिन आपके जितने भी बहिर्मुखी बालक है, उनके पास में सारी जानकारी सुनी सुनाई होती है, ज्यादा प्रमाणिक, क्योंकि इनकी पढ़ने में खास रुचि नहीं होती, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, ये लोग ज्यादा खोज करने में भी विश्वास नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो ज्ञान है, हाँ, इनका जो ज्ञान है ना, इनका जो ज्ञान है वो कैसा होता है, आपका प्रमाणिक होता है। इनका ज्ञान कैसा होता है मेरे दोस्तों, प्रमाणिक होता है। किताबों से इन्होंने क्या कर रखा होता है, पढ़ा होता है। और इनके पास में जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, सुना सुनाया ज्ञान, है ना। आपके सोशल मीडिया से प्राप्त जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान किसके पास में होता है, बहिर्मुखी। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति बहस कर रहा है तो वहां पे शांत हो जाना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी, क्योंकि उनके पास में ज्ञान की कोई प्रमाणिकता नहीं है ना। एक मैसेज को केवल सोशल मीडिया पर देखा है और उसी को उन्होंने क्या मान लिया, सत्य मान लिया। उनके पास में खोज के कोई साधन नहीं है। लेकिन जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं ना, वो कभी भी इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो किसी भी चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस चीज को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक वो अपने आप को इस चीज से संतुष्टि नहीं प्राप्त कर लेते। इसीलिए आपने देखा होगा, वास्तविक ज्ञान वाला व्यक्ति जब तर्क करता है ना, तब उनके सामने जितने भी बहिर्मुखी लोग होते हैं उनके तर्क बड़े कुतर्क लगते हैं, क्योंकि उनके पास में तर्क करने के लिए कोई प्रमाणिकता नहीं होती है, कोई सत्यता नहीं होती है। उन्होंने केवल ये बातें सुन रखी होती है और वो बहस करने के लिए आ जाते हैं। और जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो बहस करते हैं, लेकिन वो किसके आधार पर करते हैं, ज्ञान के आधार पर। अब आप खुद सोच लो कि दुनिया में बहिर्मुखी लोग ज्यादा हैं, अंतर्मुखी लोग कम है, क्योंकि खोज करने वाले, वास्तविकता को जानने वाले लोगों की कमी है ना। किसी के सुनी सुनाई बातों के ऊपर स्वीकार करने वाले या दिए गए ज्ञान को पकड़ करके आगे बढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि किसी के पास में इतना समय नहीं है कि वो किसी चीज की क्या करे, खोजे। ये भी आपको हल्का सा क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इनके पास में प्रमाणिक ज्ञान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है, ये लोग जो होते हैं ना दोस्तों, लक्ष्य की तरफ बड़े उन्मुख होते हैं, लक्ष्योन्मुखी होता है ना। लक्ष्य को लेकर के बड़े सतर्क होते हैं या इनके तरफ जाते हैं। ये हमेशा लक्ष्य को लेकर के सामान्य रहते हैं कि ठीक है, प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। अंतर्मुखी बालक ऐसा नहीं है, वो अपने लिए कभी विकल्प नहीं छोड़ता है। उसने पकड़ लिया कि मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, तो जब तक उसको जीवन में वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो पीछे नहीं कर सकता। ये उसकी क्या हो जाती है, सबसे खास क्वालिटी जो है दोस्तों मानी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का अंतर बताने के बाद बहुत सारे लोगों ने कार्ल जुंग का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि जैसे शिक्षक होता है,
अब शिक्षक क्या होता है, अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है। वो बोलने वाला है, वाचाल प्रवृत्ति का है, बिल्कुल खुल करके लोगों के साथ में रहता है, लेकिन वो एकांतवासी भी होता है, वो चिंतन भी करता है, वो खोजता भी है। तो इसके अंदर तो दोनों गुण पाए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो फिर कार्ल जुंग ने कहा कि तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को अपन कहते हैं उभयमुखी। कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, कि वो एकांत प्रिय भी रहते हैं और वो समूह के साथ में भी रहते हैं। वो है ना, वो कभी कभी मितभाषी भी हो जाते हैं और कभी कभी बड़े वाचाल प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। ये इनकी एक खास बात होती है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब जो बालकों के अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों बालकों के गुण पाए जाए। ध्यान रखना, ये उभयमुखी प्रकार कार्ल जुंग ने नहीं बताया है, बल्कि दूसरे विद्वानों ने कहा है कि जिनमें ये दोनों गुण पाए जाएंगे उसको अपन उभयमुखी कहेंगे। कार्ल जुंग ने केवल दो ही प्रकार बताए, एक अंतर्मुखी और एक कौन सा बताया? आपके बहिर्मुखी। और ध्यान रखना कि आपके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को एक साथ मिलाने के बाद में अपन जो इनको कहेंगे वो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? उभयमुखी कहेंगे। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आइए एक बार स्मार्ट तरीके से अपन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि हमने ये बात की थी दोस्तों, कार्ल जुंग के बारे में बात की थी कि कार्ल जुंग ने एक पहला विद्वान था जिसने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसने साइकोलॉजिकल टाइप्स किताब के अंदर यह वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण करके व्यक्तित्व को दो भागों के अंदर इसने क्या किया है मेरे दोस्तों? विभाजित किया है, एक अंतर्मुखी के नाम से, एक बहिर्मुखी के नाम से। अंतर्मुखी बालक आत्म केंद्रित होते हैं, बहिर्मुखी बालक पर केंद्रित होते हैं। अंतर्मुखी बालकों के मित्र कम होते हैं, बहिर्मुखी के ज्यादा होते हैं। अंतर्मुखी की शैक्षणिक उपलब्धि ज्यादा होती है, पढ़ने में अच्छे होते हैं। ये जो बालक होते हैं बहिर्मुखी, ये पढ़ने में सामान्य होते हैं। अंतर्मुखी बालक एकांतवासी होते हैं, ये और बहिर्मुखी बालक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी बालक कम सामाजिक होते हैं, बहिर्मुखी बालक अधिक सामाजिक होते हैं। अंतर्मुखी बालकों के ज्ञान का विस्तार होता है, इनके पास ज्ञान सीमित होता है। अंतर्मुखी बालक अपने विचारों के, उनके विचार लेखन प्रदान होते हैं, वो लिख करके अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन बहिर्मुखी बालक जो होते हैं वो अपने विचारों को बोल करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। अंतर्मुखी बालक जितने भी होते हैं वो मितभाषी होते हैं और बहिर्मुखी बालक जो होते हैं वो वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं। अंतर्मुखी बालकों के अंदर निराशा ज्यादा पाई जाती है, बहिर्मुखी बालकों में आशा ज्यादा पाई जाती है। अंतर्मुखी बालक कम मनोविनोदी होते हैं, आपके बहिर्मुखी बालक अधिक मनोविनोदी होते हैं। ये जितने भी आपके अंतर्मुखी बालक होते हैं इनकी रुचि साहित्यिक कार्यों में नजर आती है, इनकी राजनीतिक कार्यों में नजर आती है। अंतर्मुखी बालकों में शर्मिला स्वभाव अधिक होता है, बहिर्मुखी बालकों में शर्मिला स्वभाव कम होता है। अंतर्मुखी बालकों में समायोजन का अभाव पाया जाता है, इनमें समायोजन की शक्ति अधिक होती है ना। अंतर्मुखी बालक दार्शनिक वैज्ञानिक बनते हैं, आगे जाकर के ये लोग व्यवसायी वगैरह बनते हैं ना। जितने भी आपके अंतर्मुखी बालक है इनका ज्ञान प्रमाणिक होता है ना, ऑथेंटिक होता है। और जितने भी आपके बहिर्मुखी बालक होते हैं उनके पास में सुना सुनाया ज्ञान होता है। ये अंतर्मुखी बालक जो होते हैं वो अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुक्त होते हैं, लेकिन बहिर्मुखी बालक लक्ष्य की तरफ जो होते हैं सामान्य होते हैं। और जिन बालकों में ये दोनों क्वालिटी एक साथ में पाई जाती है उनको अपन कहते हैं उभयमुखी। ये कार्ल जुंग का आपका क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी चल रही है। और कैसी छोटी चल रही है लेकिन बढ़िया चल रही है, एनर्जी के साथ में चल रही है, जोश के साथ में चल रही है। क्या फर्क पड़ रहा है? कम पढ़ना है पर अच्छा पढ़ना है, गुणवत्ता के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ना। क्वांटिटी के साथ में हो जाए लेकिन क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो वाकई में आज की क्लास आपको बढ़िया और अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।